हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि यादव बीए पार्ट था पेपर फर्स्ट की क्लास में आज पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हम प्लेटो को लेकर के हमारे चर्चा चल रही है हमारी क्लास में। और पिछले क्लास के अंदर हम प्लेटो की न्याय योजना पर हमने विचार किया था, क्योंकि हमने देखा कि उनका जो उनकी जो मेन पुस्तक है रिपब्लिक, उसका मूल उद्देश्य आदर्श राज्य की प्राप्ति है। और आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए वो दो योजनाओं पे चलते हैं, दो साधनों को लेकर के चलते हैं जिसके द्वारा आदर्श राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। कल की क्लास में हमने प्लेटो की न्याय योजना पर चर्चा करी थी और आज उसके दूसरे भाग प्लेटो की शिक्षा योजना पे चर्चा करेंगे। प्लेटो ने जो अपना ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें शिक्षा योजना पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। एक प्रमुख विचारक है रूसो, उनका तो यहाँ तक मानना है कि जो रिपब्लिक है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, अपितु शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ आज तक का कृति है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। क्योंकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य का जो गोल जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए वो दो बातों पे हमने देखा ध्यान दे रहा है कि जहाँ एक तरफ वो न्याय सिद्धांत और दूसरा वो शिक्षा योजना पर प्राप्त करना चाहता है। और ये जो शिक्षा योजना है ये राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित होनी चाहिए। प्लेटो का विचार था कि ये जो शिक्षा योजना है, शिक्षा पद्धति होगी, इससे हम आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक, शासक, संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग तीनों की प्राप्ति हो सकेगी। प्लेटो का ये मानना है कि जो शिक्षा है ये मनुष्य की जो मानसिक व्याधियाँ या मानसिक बीमारियाँ हैं उनको दूर करने का मानसिक उपचार है। और एक आदर्श राज्य के जो नागरिक हैं उनका श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है और हो जाता है जब उनको श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा योजना है वो मनुष्य के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न करेगी जहाँ वो सामाजिकता के साथ अपना कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। और प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा योजना दी है उसमें उसने उन दोनों को समन्वय करने का प्रयास किया है। पहले हम देखेंगे कि एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी। तो जो एथेंस की शिक्षा पद्धति है वह उसमें शिक्षा का दायित्व जो है वो प्रत्येक परिवार का कार्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करने की व्यवस्था करेगा और इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एथेंस में जो शिक्षा पद्धति थी वो अलग तीन भागों में बटी हुई थी। प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की है, जहाँ बच्चे साहित्य, संगीत और व्यायाम का या लिखने पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जो प्राथमिक शिक्षा है। दूसरा पार्ट माध्यमिक शिक्षा है, जहाँ पे बच्चों को अलंकार, भाषण, कला, राजनीति आदि की शिक्षा दी जाएगी, जिसका कार्यकाल या जिसका उम्र बच्चों की 14 से 18 वर्ष तक की होगी। तीसरा पार्ट जो शिक्षा का है जो उच्च है थोड़ा, जो 18 से 20 वर्ष तक का है, जहाँ एथेंस का जो भी युवा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि जो एथेंस की शिक्षा पद्धति है ये व्यक्ति बच्चों के जो भी नागरिक हैं इनके शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त है। लेकिन बस ये है कि इसमें आप ये जो संपन्न शिक्षा देने की जो योजना है इसमें राज्य का कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मगर ये परिवार का ही दायित्व है। तो इसका एक नेगेटिव परिणाम ये आता है कि जो शिक्षा है ये राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती है और इससे जिस प्रकार के नागरिक तैयार होते हैं वो अज्ञानी या राज्य के अनुरूप नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है वो एथेंस की शिक्षा पद्धति से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा योजना है, वो राज्य के द्वारा नियंत्रित है। क्यों? क्योंकि स्पार्टा की जो
भौगोलिक स्थिति है कि स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ है, उसको सदैव आक्रमण का भय है, तो वो अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को एक कठोर सैनिक प्रशिक्षण देना चाहता है। और ये जो कठोर सैनिक प्रशिक्षण है ये स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है, जिससे उनकी संतान बलवान और पुष्ट पैदा हो। प्लेटो की बताता है कि जो स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है ये राज्य के अनुकूल है, लेकिन इसका पाठ्यक्रम बहुत संकुचित है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य की जो नैसर्गिकता है, उसके मानसिक स्थिति है, उसके बौद्धिक प्रशिक्षण का इसमें कोई स्थान नहीं है। तो प्लेटो जब अपनी शिक्षा योजना बनाता है तो इन दोनों को समन्वित करने का प्रयास करता है, जहाँ वो एथेंस से की शिक्षा पद्धति के द्वारा व्यक्ति के पूर्ण विकास या उसके पूर्ण चारित्रिक और मानसिक विकास का पाठ ग्रहण करता है। और दूसरा जहाँ वो स्पार्टा की ओर देखता है तो वहाँ की जो सैनिक शिक्षा है या राज्य के प्रति जो नागरिक तैयार किए जाते हैं, उनके राज्यों के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उसको लेके जो नागरिक तैयार होते हैं, उस पर वो उसको अपनी शिक्षा योजना में शामिल करता है। तो प्लेटो की शिक्षा योजना में वो एथेंस की अच्छी बातों को और स्पार्टा में जो शिक्षा की अच्छी बातों को अपने शिक्षा योजना में शामिल करता है। तभी तो रूसो जैसे विचारक ये कहते हैं कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना दी है वो अब तक के जितने भी शिक्षा पर लिखा गया जो भी कोई ग्रंथ होंगे उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है। अब हम ये देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना है क्या। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन होगी और दूसरी उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है। जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है और ये 6 से 20 वर्ष तक के छात्रों या नागरिकों के लिए है, जहाँ उनका भावनाओं पर उनको नियंत्रण रखना सिखाया जाएगा और उनके चरित्र का निर्माण किया जाएगा। और इस समय जो पाठ्यक्रम होगा उसमें 2 विषय कंपलसरी होंगे, व्यायाम और संगीत। बच्चों मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ व्यायाम का तात्पर्य कोई फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं है, अपितु टोटल बॉडी, ओवरऑल बॉडी का जो टोटल डेवलपमेंट है कि जहाँ मनुष्य में क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करेगा तो उससे उसके अंदर साहस, वीरता के गुण आएंगे, जहाँ यहाँ वो बैलेंस करना भी सीखेगा। उसके अंदर जब वो सब लोगों के साथ रहेगा तो उसके अंदर चारित्रिक विकास भी होंगे, उसके अंदर सहिष्णुता का भी विकास होगा, उसके अंदर सहनशीलता के गुणों का विकास होगा। तो प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में व्यायाम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ ही साथ वो संगीत को भी अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जहाँ व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर की एक्सरसाइज है, वहीं मन की भी एक्सरसाइज के लिए कुछ चाहिए। तो मन की एक्सरसाइज के लिए वो संगीत को आवश्यक मानते हैं। वो क्योंकि वो कहते हैं कि संगीत से, म्यूज़िक से हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, हमारी जो बुद्धि जो सुप्त अवस्था में वो जागृत हो जाती हैं। और यहाँ पे जब वो म्यूज़िक की बात करता है तो उसमें डांस भी आता है, संगीत भी है, कविता पाठ भी आते हैं और भी तरह के चित्रकला, ललित कलाएँ आदि पर बात की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा योजना है इसमें उसने संगीत और व्यायाम दोनों को जो उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा योजना है जो प्राइमरी है उसमें उसने संगीत और व्यायाम का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। अब हम उसके दूसरे पार्ट पर आते हैं, प्लेटो की उच्च शिक्षा की योजना। ये उच्च शिक्षा की प्लेटो की जो योजना है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अपने आप में अनूठी भी है, क्योंकि जहाँ उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है या जो अनिवार्य जहाँ प्राइमरी एजुकेशन की जब बात होती है तो वो राज्य के सभी लोगों के लिए है, लेकिन जहाँ उच्च शिक्षा की बात होती है तो वो यहाँ पे वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों और नागरिकों को ही के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्योंकि यहाँ वो ये मान के चलता है कि इस 20 वर्ष तक की उम्र तक ये डिसाइड हो जाता है और बच्चों युवकों का उनका बौद्धिक और विकास इतना हो चुका होता है कि अब यहाँ पर एक परीक्षा होती है और इस परीक्षा में जो फेल होगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, वो देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग बनेंगे। जो कृषक, मजदूर, व्यापारी
शिल्पकार के रूप में देश के लिए कार्य करेंगे। और इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वो ही हायर एजुकेशन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अब प्लेटो ये कहता है कि जो ये हायर एजुकेशन जो प्राप्त करेंगे, इस समय जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये व्यक्ति बनेंगे राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग, जिनमें बुद्धि का या ज्ञान की प्रचुरता होगी। इसमें वो स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल करता है। और जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र को प्रमुखता से वो रखता है। यहाँ 2 विषय प्लेटो के प्रमुख रूप से उभर के आते हैं, जिन पे वो जो बहुत ज़्यादा जोर देता है। वो सबसे पहले वो कहता है गणित के लिए कहता है। गणित को वो अपने अध्ययन में या जो दर्शन के भावी हमारे जो संरक्षक बनेगा, शासक वर्ग बनेगा, वो उनके लिए आवश्यक मानता है। इससे वो अपनी उच्च शिक्षा में गणित को महत्वपूर्ण स्थान देता है। प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, जैसे भी हमने आपको पहले बताया था, अकादमी, जिसको एकेडमी कहते हैं, जो उसने उसके प्रवेश द्वार, जो एंट्रेंस का जो उसका गेट था, उस पर ही लिखवा दिया था कि यहाँ पे जो गणित का जानकार जो ना होगा वो यहाँ पे प्रवेश ना करे। और इसके साथ ही साथ वो फिलॉसफी को, दर्शन को भी प्रमुखता से स्थान देता है। क्यों? क्योंकि वो सुकरात की जो तर्क विधा थी, उस पर बहुत ज़्यादा प्लेटो की आसक्ति थी। अब 10 वर्ष तक अपनी उस उच्च शिक्षा में गणित और दर्शन की, ज्योतिष की, नीति शास्त्र की युवकों को या जो भी नागरिक होंगे उनको शिक्षा दी जाएगी। अब 20 से 30 वर्ष तक का उच्च शिक्षा का कार्यकाल हो गया कि इसके अंदर इन युवकों को शिक्षा दी जाएगी। अब 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा पुनः होगी, जिसमें जो फेल हो जाएंगे या असफल होंगे वो राज्य के साधारण अधिकारी होंगे। और जो सफल विद्यार्थी होंगे, अब उन्हें 5 वर्ष तक स्पेशल एजुकेशन और दी जाएगी, जहाँ वो न्याय, तर्क और दर्शन का अध्ययन करेंगे। और स्पेशली जो द्वंद्व है, दर्शन, डायलैक्टिक फिलॉसफी पे जो यहाँ पे वो विशेष जोर देते हैं। इस संबंध में प्लेटो ने खुद ने बताया है कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है, क्योंकि यहाँ पे 35 वर्ष का वो नागरिक हो चुका है, युवा अवस्था के लिए नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो इसके बाद अगले 15 वर्षों तक, 35 से लेके अब आगे वाले वर्षों तक वो करते रहेंगे। और 50 वर्ष तक उसका जो दार्शनिक शासक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, वहाँ पर वो अपने लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करते रहेंगे और दर्शन के दार्शनिक रूप के अंदर अपनी व्यवस्था, अपना एक शिक्षण कार्य कर लेंगे और यही लोग शासक बनने के अधिकारी होंगे। सबाइन के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो की ये उच्च शिक्षा योजना का जो सुझाव है, ये सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा योजना पे प्लेटो ने जो एक बात की है, जहाँ वो कहता है कि ये राज्य का भी दायित्व है कि वह नागरिकों के लिए ये शिक्षा योजना को लागू करे और वो उसको समर्पित करता है। कल की कक्षा में प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।